मेरा नाम पायल है और मेरी एक छोटी बहन है। हम 2 ही बहनें हैं, हमारा कोई भाई भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। शादी के इतने सालों बाद भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। मेरे पापा को जब भी सैलरी मिलती थी वो मम्मी के लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। मेरे पापा बहुत रोमांटिक थे। मेरे पापा जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहीं मेरी मम्मी पढ़ती थी। उन्हें वहाँ पर मेरी मम्मी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन उन्हें इस प्यार को हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि मम्मी के ख़ानदान में लव मैरिज नहीं होती थी। उनके घर में तो लव मैरिज का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। इसलिए पापा के लिए आसान नहीं था अपने प्यार को हासिल करना, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मी से शादी करने की पूरी कोशिश की और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए। पापा ने जब मम्मी को प्रपोज किया तो मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। पापा ने इनकार की वजह पूछी, तब मम्मी ने बताया कि उनके घर में प्यार व्यार का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर घर वालों की मर्जी से ही शादियाँ होती हैं। वो कॉलेज में पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किलों से आई थी। अगर उनके घर वालों को पता चल जाता कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनके घर वाले उनकी पढ़ाई छुड़वाकर किसी भी लड़के से उनकी शादी कर देते। पापा मम्मी की बात सुनकर मायूस हो गए। कुछ दिनों तक उन्होंने मम्मी से बात नहीं की, लेकिन शायद मम्मी को भी पापा पसंद थे, लेकिन वो मजबूर थी। वो अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। उन्हें अपने घर के हालात पता थे, इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। एक दिन पापा के दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तब उन्होंने बताया कि मैं राधिका को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो ये बात अपने मुंह से नहीं कहती। उसने मुझे बताया है कि उसके घर पर लव मैरिज को नहीं मानते, माँ बाप की मर्जी से ही शादी होती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पा रहा। तब पापा के दोस्त ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सब्र रखो, वैसे भी ये राधिका का आखिरी साल है, इसके बाद उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे, तब तुम उसके लिए रिश्ता भेज देना। हो सकता है कि उसके घर वालों को तुम पसंद आ जाओ और तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर ये तुम्हारी लव मैरिज कम अरेंज मैरिज हो जाएगी। सिर्फ तुम दोनों को ही पता होगा कि ये लव मैरिज है, लेकिन उसके घर वालों की नज़रों में ये अरेंज मैरिज ही होगी। पापा को अपने दोस्त का ये आइडिया समझ में आ गया। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जब मम्मी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो पापा ने एक रिश्ते वाले से मम्मी के घर उनके लिए रिश्ता भेज दिया। मम्मी के पिताजी ने पापा का घर बार देखा, उनके बारे में जानकारी निकलवाई तो सब लोगों ने ही लड़के की तारीफ की। फिर मम्मी के घर वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एंगेजमेंट वाले दिन मम्मी ने जब पापा को देखा तो वो चौंक गई थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मम्मी कहने लगी कि संदीप, तुम ये क्या, मेरी शादी तुमसे हो रही है? पापा हंसे और कहने लगे कि जी हाँ मैडम, आपकी शादी मुझसे ही हो रही है। फिर मम्मी ने पापा से पूछा कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तो पापा ने उन्हें पूरी बात बताई। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उस दिन मम्मी को पापा के प्यार पर पूरा भरोसा हो गया था। वो समझ गई थी कि वो उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। मम्मी पापा की एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही उनकी शादी हो गई थी। मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन पता नहीं कैसे मम्मी के घर वालों को पता चल गया था कि मम्मी पापा को पहले से जानती हैं। पापा उन्हीं के कॉलेज में पढ़ते थे। ये सारी बात जानकर उनके घर वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें ऐसा लगा कि मम्मी ने उन्हें धोखा दिया है। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा सख्त थे, इसीलिए उन्होंने मम्मी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मम्मी बहुत ज़्यादा रोई। पापा को भी ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से मम्मी की फैमिली उनसे दूर हो गई, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पापा ने मम्मी से माफ़ी मांगी तो मम्मी कहने लगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर कुछ सालों बाद जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब उन्होंने पापा को बताया तो वो कहने लगे कि अब तुम सब कुछ भूल जाओ, खुश रहने की कोशिश करो। तुम खुश रहोगी तो हमारा बच्चा भी खुश रहेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे समय में तुम दुखी रहो। वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे घर वालों को गलतफहमी हुई है। तुम देखना, एक न एक दिन जब उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो वो लोग खुद तुमसे मिलने आएंगे। मेरे पापा तो बहुत अच्छे थे,
लेकिन उनकी माँ यानी मेरी दादी का बर्ताव मेरी मम्मी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो अपनी पसंद की लड़की से पापा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन पापा ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए वो मम्मी से कुछ नाराज सी रहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो दादी बनने वाली हैं, तो अचानक ही उनका बर्ताव मम्मी के साथ बहुत अच्छा हो गया। वो अब मम्मी को किसी काम को भी हाथ लगाने नहीं देती थी। वो मम्मी की खूब खिदमत करती, उन्हें सलाह देती कि वो आराम करें, फ्रूट्स खाएं, अच्छा अच्छा सोचें, ताकि मेरे पोते पर भी अच्छा असर पड़े। वो जब भी मम्मी से कुछ कहती हमेशा पोते का ही जिक्र करती थी, कभी उनकी जबान पर पोती का नाम नहीं आता था। एक दिन वो मम्मी से कहने लगी कि मुझे पोता ही चाहिए। मेरे बेटे ने अपनी पसंद की बहू लाने का सपना तो मुझे पूरा नहीं करने दिया। अब मेरा सपना है कि मैं अपने गोद में पोते को खिलाऊं। अब तुम मेरा ये सपना पूरा करना, तुम बेटा ही पैदा करना। मम्मी ने कहा कि माँ जी, बेटा या बेटी मेरे हाथ में तो नहीं है, जो भगवान को देना होगा वही देगा। दादी कहने लगी कि अपनी जुबान से शुभ शुभ बोलो, लड़की का नाम अपनी जुबान पर क्यों ला रही हो, मुझे तो पोता ही चाहिए। मम्मी ने जब ये बात पापा को बताई तो पापा कहने लगे कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ की आदत तो तुम जानती हो, हमारे बेटा हो या बेटी, मैं दोनों को एक तरह से ही पालूंगा। मैं कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं करूंगा। भगवान जो देगा वो मुझे कबूल होगा। देखते ही देखते 9 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला और मैं पैदा हो गई थी। मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उन्हें बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ औलाद चाहिए थी जो उन्हें पापा कहकर पुकारे। दादी को जब पता चला कि बेटी हुई है तो उन्होंने मम्मी को कोसना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी, मनहूस, पता नहीं कौन सी घड़ी में इस घर में आई थी। दादी का बर्ताव मम्मी के साथ पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया था। वो मम्मी से पूरे घर का काम करवाती थी। जब मैं रोती थी और मम्मी मेरे पास भागकर आती थी तो दादी कहती थी कि रोने दो इसे, क्या जरूरत है इसको चुप कराने की, रोते रोते खुद ही चुप हो जाएगी। मम्मी ने कुछ दिन तो ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उनसे मेरा रोना नहीं देखा जाता था, तो उन्होंने ये सब बात पापा को बता दी। पापा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। तुमने बेटी को जन्म दिया है, कोई गुनाह तो नहीं किया जो तुम्हें वो इस तरह से परेशान कर रही हैं। पापा ने दादी से इस बारे में बात की तो दादी कहने लगी कि अब तू अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे आगे आवाज उठाएगा। पापा ने दादी को समझाया, लेकिन वो समझने वालों में से कहाँ थी। खैर, सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। मम्मी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। पापा इस बार भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानते थे कि बेटा हो या बेटी भगवान के हाथ में होता है, लेकिन दादी ने तो इस बार माँ से बात करना ही बंद कर दिया था। दादी हम दोनों बहनों से भी बातें नहीं करती थी। वो हमेशा मुंह बनाकर बैठी रहती थी। अगर हम खेलते तो वो हमें डांटती थी। हम दोनों बहनें उन्हें फूटी आंख नहीं भाते थे। दादी ने साफ साफ कह रखा था कि तुम दोनों मेरे सामने मत आया करो। मैं स्कूल जाती थी। हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। पापा बहुत अच्छी जॉब करते थे। हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन मेरे परिवार पर जो संकट आने वाला था उसकी हमें खबर नहीं थी। हम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले थे इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं कॉलेज जाने लगी थी। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं। पापा हम दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन हमारी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। एक दिन पापा अपने ऑफिस के किसी काम से जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह से घायल हो गए। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया वो मर चुके थे। जब माँ को ये बात पता चली कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो रोते रोते बेहोश हो गई। उन्हें पापा की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। हम दोनों बहनों के सर से बाप का साया उठ चुका था। कुछ ही पलों में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा रोए थे। मैं तो समझदार थी, लेकिन मेरी बहन अभी छोटी थी। वो स्कूल जाती थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल थे। पापा के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो हमने जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारा कोई सहारा नहीं था। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। दादी को तो हम दोनों पहले से ही बर्दाश्त नहीं होती थी। मम्मी भी उनको पसंद नहीं थी। हमारे घर में राशन खत्म हो गया था। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब मैंने दादी से कहा कि दादी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप हमें थोड़े से पैसे दे दें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं। तुम लोग अपना इंतजाम खुद करो। मेरे पास तुम लोगों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है।
2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन हमारे खानदान में से किसी ने भी हमसे हमारे हालात के बारे में कुछ नहीं पूछा था, ना ही किसी ने हमारी मदद की थी। जब पापा जिंदा थे तो सब लोग आते जाते रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन जब से पापा हमें छोड़कर चले गए तो सब लोगों ने अपने मुंह मोड़ लिए। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। मैंने फैसला किया था कि मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लूंगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तो तुम्हारे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पापा का सपना पूरा करो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी, मेरे कॉलेज की फीस और घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? तो मम्मी कहने लगी कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी जिससे हम लोगों का गुजारा हो सके। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी, आप क्या काम करेंगी? आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ और कुछ काम देख लेती हूँ। मम्मी ने कहा कि बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, इसलिए जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती मैं काम करूंगी। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर तो मुझे जिंदगी भर आराम ही करना है। मेरी मम्मी से सिलाई आती थी तो उन्होंने पड़ोसियों के कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। मम्मी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी, इसलिए बहुत जल्द ही उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए आने लगे। रात को सब कामों से फ्री होकर मैं भी उनकी सिलाई में मदद कर देती थी। मैंने कुछ बच्चे ट्यूशन के लगा लिए थे। शाम को मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उन पैसों से मेरी कॉलेज की फीस जमा हो जाती थी। अब हमारे हालात थोड़े सुधर गए थे। जब मेरे चाचा ताया ने देखा कि हमारे हालात बेहतर हो गए और हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा रहे हैं, तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने दादी को चढ़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कहने लगे कि आपने इन लोगों को अभी तक इस घर में क्यों रखा है? जब हमारा भाई ही जिंदा नहीं है तो ये लोग इस घर में क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों को घर से निकाल दीजिए। वैसे भी ये दोनों लड़कियां हैं, बाप का साया इनके सर पर नहीं है। सारा दिन घर से बाहर पता नहीं क्या करती रहती हैं, कहीं समाज में हमारी नाक न कटवा दें। अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो बेइज्जती तो हमारे खानदान की ही होगी। आप ऐसा करें कि इन लोगों को घर से निकाल दें। दादी तो वैसे भी हमें पसंद नहीं करती थी। वो अपने दूसरे बेटों के चढ़ाने में आ गई और हमें घर से निकलने को कहने लगी। मैंने कहा, दादी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें घर से क्यों निकाल रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये हमारे पापा का घर है, हम आपकी पोती हैं। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं है। दादी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ही यहाँ से निकल जाओ। मम्मी कहने लगी कि माँ जी, हम पर थोड़ा तो रहम करिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ और ये आपके बेटे की औलाद है। कि आपको इनके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता? ये आप ही का खून है। दादी कहने लगी कि तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक मेरा बेटा जिंदा था तो मैं उसके साथ तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैंने दादी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। हम लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। हमारे सरों से छत छीन ली गई थी। हम तीनों ने सारी रात सड़क पर गुजारी थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी बहन और माँ को दिलासा दिया। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, भगवान ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मम्मी पापा को याद कर 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 बहुत ज्यादा रो रही थी। हमें कोई किराए पर घर देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे थे जो मम्मी के पास थे, वो भी दादी ने छीन लिए थे। 2-3 दिन हमने ऐसे ही सड़क पर गुजारी। मम्मी के पास उनकी शादी की अंगूठी थी जो पापा ने उन्हें दी थी। मम्मी ने वो अंगूठी मुझे दी और कहने लगी कि इसे बेच दो। इसे बेचकर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, जिससे हम किराए पर घर ले लेंगे। मैं तुम दोनों बेटियों को लेकर ऐसे सड़क पर नहीं रह सकती। मैंने मम्मी से कहा कि ये अंगूठी तो आपके दिल के बहुत करीब है, ये पापा की निशानी है ना, तो फिर आप इसे क्यों बेच रही हैं? मम्मी ने कहा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अंगूठी को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी है। तुम्हारे पापा की निशानियां तो तुम दोनों हो जो मेरे पास हो। शायद ये अंगूठी उन्होंने मुझे इसलिए दी थी कि बुरे वक्त में हमारे काम आ जाए। तुम्हारे पापा नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है इस अंगूठी के जरिए हमारी मदद कर रहे हैं।
माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे वो अंगूठी ले ली और उसे बेचने चली गई। उस अंगूठी को बेचकर हमारे पास थोड़े से पैसे आ गए थे, जिससे हमने किराए पर एक घर ले लिया था। हमें सर छुपाने के लिए छत तो मिल गई थी, लेकिन पेट भरने के लिए खाना नहीं था। मम्मी ने फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ भी कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। या तो किसी की सिफारिश चाहिए होती है या फिर रिश्वत, और मेरे पास तो दोनों में से कुछ भी नहीं था। इसलिए मुझे जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं रोज सुबह को इंटरव्यू के लिए निकल जाती थी और मायूस होकर शाम को घर वापस आती। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे गरीब होना कोई जुर्म है। जिसके पास पैसे होते हैं सब लोग उसी के होते हैं। जहां हमारी जेब से पैसे खत्म हुए, लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे हमें जानते ही नहीं थे। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और मकान मालिक का महीना हो गया था। वो रोज हमारे घर पर पैसे लेने आ जाते, लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। मम्मी जो सिलाई किया करती थी, उससे सिर्फ इतने ही पैसे आते थे कि हमारे घर का राशन आ जाता था। मुझे जॉब मिलनी बहुत जरूरी थी। अगर मुझे जॉब ना मिलती तो मकान मालिक हमें घर से निकाल देता। मैंने मकान मालिक से कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं आपका सारा किराया दे दूंगी। मकान मालिक ने कहा था कि अगर तुमने अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तुम लोग ये घर खाली कर देना। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारा इतना इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? आपने हमसे हमारे पापा को भी छीन लिया। हमारे पापा हमें छोड़कर क्या गए? ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही हमारी दुश्मन हो गई। इतनी बड़ी दुनिया में हमारा अपना कोई भी नहीं था। अगले दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे यहाँ अकाउंटेंट की जॉब मिल गई थी। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अपने घर मिठाई लेकर गई, अपनी माँ और बहन का मुंह मीठा करवाने के लिए। मम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम हमें मिठाई क्यों खिला रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। मम्मी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने उनको बताया कि मेरी सैलरी 20,000 रुपए है। मम्मी ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब देखना, अब धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हमारे सारे गम खुशी में बदल जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपका बेटा नहीं है। मम्मी ने कहा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारे पापा ने और मैंने कभी भी बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। वो हमेशा अपने माता पिता का साथ देती हैं। आज बहुत दिनों बाद कोई खुशी की खबर मिली थी, इस वजह से माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बहन भी बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन ही मैंने जॉब पर जाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे थे। कुछ ही दिनों में मैं सब लोगों से घुल मिल गई थी। मैं अपना काम बहुत ध्यान से और ईमानदारी से करती थी। मैं कभी भी अपने बॉस को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी गलती से मेरे हाथ से ये जॉब चली जाए। मुझे यहाँ जॉब करते हुए 1 महीना हो गया था और आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने घर पहुंचकर अपनी पहली सैलरी मम्मी के हाथों में रख दी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। सबसे पहले मैंने हमारे मकान मालिक को किराया दिया था, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं सबसे पहले आपको मकान का किराया दूंगी। उन्होंने मुझे मेरी जॉब के लिए मुबारकबाद भी दी थी। कुछ पैसों से मैंने अपने घर पर राशन भरवा लिया था। अब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपको सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से आप आराम करेंगी। आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब घर का सारा बोझ मैं उठाऊंगी। मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैं सारा दिन खाली रहकर क्या करूंगी? मैं थोड़े बहुत कपड़े सी लिया करूंगी। मैंने मम्मी से कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपसे कहा ना कि अब आप आराम करेंगी, तो अब से आप सिर्फ आराम ही करेंगी। मैं अब आपको और ज़्यादा काम करने नहीं दूंगी। मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम कहती हो तो मैं आज के बाद सिलाई नहीं करूंगी। मैंने अपनी छोटी बहन का एडमिशन भी एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। मैं उसे पढ़ा लिखा कर अपनी तरह ही पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, ताकि वो अपने लिए खुद कुछ कर सके और दूसरों का भी सहारा बने, ना कि किसी के ऊपर बोझ बने। आज के टाइम में हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जब मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक फ़कीर मिला। वो लोगों से भीख मांग रहा था। वो एक जवान लड़का था,
लेकिन उसका हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे उसके ऊपर तरस आया तो मैंने उसे 50 रुपए दे दिए। बेचारा पता नहीं किस मजबूरी में भीख मांग रहा होगा। शायद इसके पास कोई काम नहीं होगा या फिर इसे किसी ने काम ही नहीं दिया होगा। हो सकता है ये अपने परिवार वालों के लिए भीख मांग रहा हो। यही सब कुछ सोचते हुए मैं अपने ऑफिस चली गई। शाम को घर वापस आई तो बाहर से खाना लेती हुई आई। मैंने आज मम्मी से कह दिया था कि वो खाना नहीं बनाए, मैं लौटते टाइम लेकर आऊंगी। फिर हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो कहने लगी कि दीदी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मेरी टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए एक मोबाइल चाहिए, क्या आप मुझे एक मोबाइल दिलवा देंगी? मेरे कुछ बोलने से पहले ही मम्मी कहने लगी कि बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? हमारे ज़माने में तो कोई मोबाइल नहीं था, तब भी हमने पढ़ाई की है। मोबाइल तो बहुत महंगा मिलेगा, तुम्हारी बहन तुम्हें कैसे लाकर देगी? मैंने कहा मम्मी पहले का ज़माना और था, लेकिन आजकल पढ़ाई मोबाइल से ही होती है, आप फिक्र ना करें। इस महीने मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें मोबाइल लाकर दे दूंगी, तुम थोड़े दिनों एडजस्ट कर लो। मेरी बहन ये बात सुनकर खुश हो गई, मुझसे बोली कि थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, भगवान आप जैसी दीदी सबको दे। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तब भी वही भिखारी मुझे इस जगह पर बैठा हुआ मिला। कल की तरह वो लोगों से भीख मांग रहा था। आज भी मैंने उसे पैसे दिए और आगे बढ़ गई। अब वो भिखारी मुझे रोज इसी जगह पर मिलता। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम तो जवान हट्टे कट्टे हो, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? तुम कुछ काम काज क्यों नहीं कर लेते? तो वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन पेट को ये बात कहाँ पता होती है, उसे तो खाना चाहिए होता है, और एक इंसान आखिर कब तक भूखा रह सकता है। मजबूर होकर मुझे यही एक रास्ता दिखाई दिया तो मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी। मैं अपने परिवार वालों को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ भीख मांगता हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर उस पर बहुत ज्यादा तरस आया। अब मैं रोज ही उसे कुछ न कुछ दे दिया करती थी। कभी मैं उसे पैसे दे देती थी, तो कभी खाना, तो कभी कपड़े दे देती थी। मुझे उससे हमदर्दी थी। आजकल एक खबर बहुत ज्यादा फैल रही थी कि कोई गिरोह है जो दिन की रोशनी में भी लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा है। हमारे ऑफिस की एक लड़की शाम को वापस अपने घर जा रही थी तो उसे किसी ने अगवा कर लिया। उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस उसका कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। जब ये खबर मम्मी ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा डरने लगी और मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से ऑफिस जाना। जब तक तुम ऑफिस से वापस नहीं आती मुझे डर लगा रहता है। मैंने कहा मम्मी डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। इस बार मुझे जब सैलरी मिली तो मैंने अपनी बहन के लिए मोबाइल खरीदा। जब मैंने उसे मोबाइल दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे गले लगकर कहने लगी कि दीदी मेरी सारी दोस्तों के पास मोबाइल था, सिर्फ एक मेरे पास ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब मैं अपना नया मोबाइल सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी दीदी ने लाकर दिया है। मैंने उससे कहा कि बस, लेकिन तुम इसमें सिर्फ पढ़ाई ही करोगी, ऐसा ना हो कि मोबाइल की वजह से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर किसी और तरफ लग जाए। अगर मैंने तुम्हारी कोई भी शिकायत सुन ली तो मैं ये मोबाइल तुमसे वापस ले लूंगी। मेरी बहन कहने लगी कि नहीं दीदी आपको मेरी शिकायत नहीं मिलेगी, मुझे आप ही की तरह पढ़ना है और फिर जॉब करनी है। फिर हम लोगों ने बैठकर खाना खाया और फिर मैं सोने के लिए चली गई। मैं लेटे लेटे सोचने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो लड़कियों को ऐसे दिन दहाड़े उठाकर ले जा रहे हैं। क्या ये लोग इतने खतरनाक हैं कि पुलिस भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? यही सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने जल्दी से नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस जाकर मैंने अपनी कुलीग से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मेरे ऑफिस का ही एक लड़का बताने लगा कि मैंने सुना है कि ये लोग लड़कियों को विदेश ले जाते हैं और वहाँ उनसे गलत काम करवाते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर कोई भी लड़की उनके चंगुल में फंस जाती है तो उसका निकलना नामुमकिन होता है और कुछ पुलिस वाले तो इन लोगों के साथ मिले होते हैं। तभी तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। बड़े बड़े लोग इस प्लान में शामिल होते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम तो मुझे डरा रहे हो, तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। तुम अकेली ही ऑफिस आती जाती हो और तुम्हारा घर भी काफी दूर है, इसलिए तुम अपनी हिफाजत करना, किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलो अब काम करते हैं, बहुत बातें हो गई, कहीं ऐसा न हो कि बॉस हमें काम से ही निकाल दे। फिर हम दोनों अपने अपने काम करने लगे।
शाम को मैं ऑफिस से घर वापस जा रही थी। मुझे घर जाते हुए अजीब सा डर लग रहा था। अब मुझे उस भिखारी से भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो भी तो एक लड़का ही था। हो सकता है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल हो। अब मैं उस भिखारी से बचकर ही निकलती थी, क्योंकि मैं उस भिखारी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी माँ और बहन का क्या होता। मुझे ये जॉब करते करते 1 साल हो गया था। अब हमारे घर के हालात भी कुछ सुधर गए थे। हम अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे। अब मैंने सोचा था कि मैं कुछ सेविंग करके अपना घर ले लेती हूँ, ताकि हर महीने के किराए के झंझट से बच सकें। इसलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रही थी। आज जब मैं ऑफिस जा रही थी तो वो भिखारी वहीं बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन मैंने उससे नजरें चुरा ली और जल्दी से उसके पास से गुजर गई। शाम को जब मैं घर लौट रही थी तो सड़क पर कोई भी नहीं था। मैं आधे रास्ते पर आ गई थी, तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस आदमी ने मुझसे एड्रेस पूछा तो मैं उसे एड्रेस बताने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर रुमाल रखा, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक घर में थी। इस घर में मेरे साथ और भी लड़कियां कैद थीं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की उठकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आपकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। लड़कियों को उठाकर लाते हैं और उन्हें विदेश जाकर बेच देते हैं। अब हमारा यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। इन लोगों को 10 लड़कियों को लेकर जाना था। हम 9 लड़कियां तो उनके पास थे, एक तुम आ गई। अब पूरी 10 हो गई हैं। अब हमें ये लोग जल्दी ही विदेश लेकर चले जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। जब हम यहाँ आए थे तो तुम्हारी तरह ही रो रहे थे, चीख रहे थे। चीख चीख कर हमारा गला सूख गया, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया तो हम लोग खुद ही खामोश हो गए। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपनी मम्मी और बहन के बारे में सोच रही थी। अगर मैं घर वापस नहीं गई तो उन लोगों का क्या हाल होगा? वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। हमारा तो कोई है भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। यही सोच सोच कर मैं रोई जा रही थी। तभी एक आदमी आया। वो खाने की प्लेट लेकर आया था। उसने सबको खाना दिया और कहने लगा कि ये खा लो, फिर हमें निकलना है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सब लड़कियों ने वो खाना खा लिया, लेकिन मैंने वो खाना नहीं खाया था। 1 घंटे बाद वो आदमी दोबारा से आया। जब उसने देखा कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझसे कहने लगा कि क्या बात, तुम्हें भूख नहीं लगती? मैंने उससे कहा कि तुम लोग हमें कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जाओगी। फिलहाल तो तुम खाना खा लो। मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना। तो उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला कि खाना खाती हो या नहीं। मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना। तो उसने मुझ पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं बंदूक देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, तुम बंदूक नीचे करो। वो वहीं पर बैठ गया जब तक मैंने पूरा खाना नहीं खा लिया। जैसे ही मैंने खाना खाया वो वापस चला गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी और जगह पर पाया। वहाँ के लोग अलग ही तरह के लोग थे। मैं कहाँ आ गई थी? मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। शायद ये कोई और ही देश था। वो लोग किसी और भाषा में बात कर रहे थे। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसने मुझसे एड्रेस पूछा था। अब मैं समझ गई थी कि उस खाने में नशा मिला हुआ था, ताकि ये लोग हमें आसानी से यहाँ पर लेकर आ जाएं। और ये नशा सिर्फ मेरे खाने में ही मिलाया गया था, क्योंकि और लड़कियां तो हिम्मत हार गई थी। मैं अकेली ही थी जो शोर मचाती और उनके चंगुल से निकलने की कोशिश करती। इसलिए इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था और यहाँ लेकर आ गए थे। मैंने गौर से इधर उधर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हम लोग दुबई एयरपोर्ट पर थे। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। अभी अभी तो हमारे हालात सुधरने शुरू हुए थे और अब मैं किस जाल में फंस गई थी। मैं खुद को यहाँ से कैसे निकालूंगी? और अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो मेरे पीछे से मेरी मम्मी और बहन का क्या होगा? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इन लोगों ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई थी। जैसे ही वो आदमी इधर उधर हुआ, मेरे पास कोई लड़का आया। उसका चेहरा कवर था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझसे हिंदी में बात की थी।
मैं हैरानी से मुड़ी और उसे देखने लगी। उसने कहा, मेरी तरफ मत देखो, बस मेरी बात को गौर से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मैं आगे देखने लगी और उसकी बात सुनने लगी तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझसे ये कील लेकर सामने सीट पर लगे बटन के अंदर डाल दो, ताकि तुम्हें और बाकी लड़कियों को इन लोगों से बचाया जा सके। मैंने बिना सोचे समझे वो कील बटन में डाल दी। फिर एक जोरदार धमाके से एयरपोर्ट गूंज उठा था। वो सिर्फ एक धमाका था जो लोगों का ध्यान बटाने के लिए गैसेस के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसी बीच किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर भाग गया। उसके बाद हमारे पास एक गाड़ी रुकी थी, वो मुझे उसमें बैठाकर खुद भी बैठ गया। धुएं की वजह से मैं बराबर खांस रही थी। उसने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया और सर उठाकर उसे देखा तो वो मुझे जाना पहचाना लगा। मैं गौर से उसे देखने लगी। गौर से देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो रास्ते में रोज मुझे मिलता था, लेकिन आज उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन मैं उसे पहचान गई थी क्योंकि जब से मैंने ऑफिस जाना शुरू किया था मैं हर रोज ही उसे देख रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तुम तो एक भिखारी हो, लोगों से भीख मांगकर अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालते हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे? तब उसने मुझे बताया कि वो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है और वहाँ एक मिशन पूरा करने के लिए भिखारी के भेष में बैठता था। उसका मिशन इस ग्रोह को पकड़ना था जो लड़कियों को अगवा करके विदेश में ले जाकर उनका सौदा करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ये लोग बहुत टाइम से हमारी आंखों में धूल झोंककर लड़कियों को ले जा रहे थे, लेकिन इस बार इनको हर हाल में पकड़ना था, इसलिए इन लोगों पर मैं वहां बैठकर कड़ी नजर रखता था। मुझे खबर मिली कि ये तुम्हें उठाकर ले गए और विदेश जाने वाले हैं, तो मैं तुम्हें और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तब उसने मुझे बताया कि मेरा आदमी इन्हीं लोगों के ग्रुप में है। वो मुझे इनकी सारी खबरें देता था। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मेरी माँ और बहन का क्या होता। तुम प्लीज जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दो, पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मेरी माँ और बहन मुझे देखकर मेरे गले लग गईं और बहुत ज्यादा रोने लगी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने पुलिस स्टेशन में भी तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन उन लोगों ने भी कोई उम्मीद नहीं दिलाई। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब मैंने मम्मी को पूरा किस्सा बताया। वो मुझसे कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें जॉब पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकते। मैंने उन्हें बताया कि मम्मी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो गिरोह ये काम करता था वो पकड़ा जा चुका है और एक इंस्पेक्टर ने ही मुझे बचाया है। मेरे ऑफिस में भी ये बात पता चल गई थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन घर पर आराम किया, फिर ऑफिस जाने लगी। और जब मैं ऑफिस गई तो मेरे कलीग्स ने मेरे हालचाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसे बची, तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। अब जब मैं ऑफिस जाती थी तो वो भिखारी मुझे वहां नहीं मिलता था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन शायद मुझे उस लड़के की आदत हो गई थी। जब वो मुझे नहीं मिलता था तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लगता था। मैं उसके बारे में सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसका क्या नाम है। मैंने उसे नाम तक नहीं पूछा। एक दिन ऑफिस से घर लौट रही थी कि रास्ते में मुझे वही लड़का मिला। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें किडनैप करके नहीं लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ूंगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ जा सकती हो। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। मैं ये कहकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई थी, आपका क्या नाम है? तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम आरव है। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? उसका सवाल सुनकर मैं उसे देखने लगी। उसने मुझसे दोबारा कहा कि क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? देखो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरी अच्छी खासी जॉब है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी फैमिली है, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। तो वो मुझसे कहने लगा कि आपको किस चीज़ की उम्मीद थी? मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे ऊपर मेरी मम्मी और छोटी बहन की जिम्मेदारी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे अपनी बहन को पढ़ाना लिखाना है। तो वो कहने लगा
कि मैंने तुमसे मना कब किया है। मैं तुमसे शादी करने को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मेरे साथ शादी करो। जैसे तुम अब अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हो, वैसे ही शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। मैं कभी तुम्हें इस चीज के लिए नहीं रोकूंगा, बल्कि शादी के बाद तुम्हारी मम्मी और बहन हमारे साथ हमारे घर में ही रह लेंगे। अब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे ही शादी करना क्यों चाहते हैं? तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें रोज ऑफिस जाता हुआ देखता था। तुम रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। कभी मुझे खाना देती, तो कभी कपड़े, तो कभी पैसे। तुम जितनी खूबसूरत हो, उससे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। तुम किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। बस तुम्हारी यही खूबी देखकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी पत्नी साबित होगी। मैं शर्माकर नीचे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप अपने परिवार वालों को भेज देना, वो मेरी मम्मी से बात कर लेंगे। फिर उसने मुझे घर पर छोड़ दिया और मैं घर आ गई। मम्मी को मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी, तो वो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, आज मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश लग रही है। मैंने मम्मी से कहा कि आपको कैसे पता चला? तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। तो मैंने मम्मी को आरव के बारे में सब कुछ बता दिया। मम्मी आरव के बारे में जानकर बहुत खुश हुई। मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं खुद यही चाहती थी कि तुम अब शादी करके सेटल हो जाओ। तुम कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाती रहोगी? तो मैं मम्मी से कहने लगी कि मैंने शादी का फैसला किया है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी से मैं कभी भी नहीं भागूंगी। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और छोटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैंने आरव से साफ साफ बात कर ली है और वो राजी है। बल्कि उसने तो ये कहा है कि आप दोनों शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे। मम्मी कहने लगी कि बेटा, ऐसा नहीं होता, तुम अभी ना समझो, ये सारी बातें तुम नहीं जानती, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी शर्त पर कि आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। मम्मी कहने लगी चलो ये सब कुछ बाद में देखेंगे। अगले दिन ही आरव अपने घर वालों के साथ मेरे घर आ गया था। आरव की माँ को भी मैं बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसकी माँ मुझे उसी टाइम ही अंगूठी पहना गई थी। 2 महीने के बाद की हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग आरव के साथ ही की थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैं आरव की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई थी। मैंने ऑफिस से शादी के लिए कुछ दिन की लीव ले ली थी। शादी के बाद हम बहुत ज्यादा खुश थे। आरव ने मम्मी और मेरी छोटी बहन से कहा था कि वो लोग हमारे साथ आकर रहें, लेकिन वो दोनों इस बात पर राजी नहीं हुई थी। लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं उनसे मिलने जाती रहती थी। मैंने और आरव ने मिलकर अपनी मम्मी और बहन के लिए एक घर खरीद लिया था। अब वो लोग इस घर में रहते थे। मेरी बहन की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। भगवान ने जितने दुख मुझे दिए थे, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे दे दी थी। मैं और आरव एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।